नौकरी ना मिलने की वजह से मजबूरी में आकर मैं सड़क पर गुब्बारे बेचने का काम किया करता था। गुब्बारे बेचकर मेरे घर में एक वक्त की रोटी खाने को मिलती थी। हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब थे। लेकिन एक दिन एक अमीर औरत मेरे पास आई और जितने भी मेरे पास गुब्बारे थे वह सारे मुझसे खरीद कर ले जाती। सारे गुब्बारे बिक जाने से मैं बेहद खुश हो जाता, परंतु वह औरत रोज मेरे पास आती और खुशी खुशी सारे गुब्बारे खरीद कर चली जाती। यह देखकर मैं बड़ा हैरान रहता। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, क्या तुम मेरे बंगले में काम करोगे? इसके बदले मैं तुम्हें पूरे 30,000 रुपये दूंगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं हैरान रह गया। गुब्बारे बेचकर भी मैं इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा पाता था। मैंने सोचा था कि इतना पैसा कमाकर मैं जल्द ही अपने घर के हालात बेहतर कर लूंगा। इसी वजह से मैंने उस औरत की बात को तुरंत मान लिया था। लेकिन हैरत इस बात की थी कि उस औरत के साथ उसकी एक पागल बेटी रहती थी। तभी उस औरत ने मुझे अपनी बेटी के साथ एक ऐसा काम करने को कहा जिसे सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। वह औरत मुझे कहने लगी कि तुम्हें रोज मेरी बेटी को खुश करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें रोज रात को उसके साथ गरीबी भी इंसान को किस मोड़ पर ले आती है। ना चाहते हुए भी इंसान को गलत रास्ते पर चलना पड़ता है। अपने परिवार की खुशियों की खातिर, उनकी ज़रूरतों के खातिर अक्सर इंसान को अपनी ख्वाहिशों को भी दबा कर रखना पड़ता है। मेरा नाम हरिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था। हमारे घर में पूरे 10 मेंबर थे और घर का खर्चा सिर्फ मेरे पिताजी के कंधों पर था। मेरे पिताजी एक स्कूल में सफाई का काम करते थे। बड़ी ही मुश्किल से हमारे घर का गुजारा होता था। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी। हालांकि कोई भी मुझे नौकरी बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो आज तक स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा था। गरीबी की वजह से मेरे माता पिता हम सभी भाई बहनों को पढ़ा लिखा नहीं पाए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, दूसरी तरफ मेरे पिताजी की तबीयत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ चुकी थी। उस वक्त मैं काम ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। अगर मैं किसी जगह पर काम कर भी लेता तो लोग मुझसे अक्सर काम करवा कर पैसे बिल्कुल भी नहीं देते थे, जिसकी वजह से मेरा बहुत झगड़ा होता था। आस पड़ोस के लोग भी हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करते थे, क्योंकि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। अक्सर लोग गरीब लोगों से बहुत ही ज़्यादा घिन करते हैं। मैं इसी तरीके से दरबदर भटक रहा था। कहीं पर भी मुझे कोई काम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक हमारे मोहल्ले में एक गुब्बारे बेचने वाला आया। उसके पास अनगिनत गुब्बारे थे। उन गुब्बारों को देखकर गली के हर एक बच्चे की भीड़ वहां लग चुकी थी। मैं दूर से खड़ा यह माहौल देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि क्यों न मैं कल से गुब्बारे बेचने का काम शुरू कर देता हूँ। आज की तारीख पर बच्चों को गुब्बारे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, जिसकी वजह से गुब्बारे जल्द ही बिक भी जाते हैं। गुब्बारों को बेचकर अगर कुछ चंद पैसे मेरे पास हाथ में आएंगे तो उससे हमारे घर में एक वक्त की रोटी तो खाने को अच्छे से मिल ही पाएगी। यही सोचकर मैं दूसरे ही दिन तुरंत मार्केट चला गया। मैं मार्केट में जाकर कई सारे रंगीन गुब्बारे खरीद कर ले आया। मैंने सोच लिया था कि मैं ये गुब्बारे सड़क के किनारे बैठकर बेचूंगा, जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरेंगी और अमीर घर के बच्चे मुझसे गुब्बारे खरीदेंगे। आज का मेरा पहला दिन बड़ा ही मुश्किल भरा रहा था, लेकिन मैंने अपने इरादे मजबूत रखे थे। इसी वजह से अब मैं रोज सड़क के किनारे गुब्बारे बेचना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मुझे कमाई होनी शुरू हो चुकी थी। मेरे गुब्बारे जो थे वह जल्द ही बिक जाते थे, लेकिन इससे मेरे घर पर 2 वक्त की रोटी ही बनती थी। मैं दिन में 100-200 रुपये ही कमा पाता था। कुछ पैसे मैं घर में खर्च कर लेता और कुछ पैसे बचाकर मैं दूसरे दिन गुब्बारे खरीद कर ले आता। लेकिन एक दिन एक अमीर औरत की गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। वह जल्दी से औरत मेरे पास जितने गुब्बारे थे खरीद कर ले गई।
कुछ ही पल में सारे गुब्बारे बिक जाने से मैं बेहद खुश था। मैं कुछ उस दिन मीठा खरीद कर घर लेकर गया। अब वह औरत रोज मेरे पास आती, सारे गुब्बारे खरीद कर ले जाती। मैं अक्सर सोचता, आखिर ये औरत इतने सारे गुब्बारे का करती क्या होगी। लेकिन कई बार मेरे दिमाग में ख्याल आता कि शायद इसका परिवार बड़ा होगा, इसी वजह से ये सारे गुब्बारे खरीद कर ले जाती है। मेरे जल्द ही सारे गुब्बारे बिक जाते थे, इससे मैं बेहद खुश था। मैं पहले के मुताबिक और ज़्यादा गुब्बारे लाना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार वही औरत मेरे पास आती और गुब्बारे लेकर चली जाती। मैं इसे भगवान का करिश्मा समझ रहा था। एक दिन मैं गुब्बारे लेकर आने में थोड़ी देरी हो चुकी थी। वह औरत वहीं खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि वह मुझसे गुब्बारे खरीदेगी, इसी वजह से मैंने गुब्बारे निकालना शुरू कर दिए। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गया जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, अगर तुम मेरे बंगले में जाकर काम करोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले पूरे 20,000 रुपये दूंगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरी आंखें चौंक गई थी। मैं सोचने लगा, इससे जल्द ही मैं अपने परिवार के हालात बेहतर कर पाऊंगा, क्योंकि गुब्बारे बेचकर भी इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं कमाए जाते। मैंने बिना देरी किए उस औरत की बात को मान लिया। उस औरत ने मेरे हाथों में 10,000 रुपये एडवांस दिए। मैं बेहद खुश हो चुका था। उसने मुझे अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया और सीधा अपने बंगले की तरफ ले गई। उसका बंगला काफी दूरी पर था। जैसे ही बंगले के बाहर पहुंचा तो देखकर मैं चौंक गया। बंगले के अंदर जाते ही मेरी आंखें बड़ी हो चुकी थी। तभी एक 18 साल की लड़की भागती हुई मेरे पास आई। उसका हुलिया काफी बिगड़ा हुआ था, बाल बिखरे थे, आंखों में आंसू थे। यह देखकर मैं हैरान रह गया। तभी वह बंगले की औरत मुझसे कहने लगी कि तुम डरो बिल्कुल भी मत, यह मेरी बेटी है, यह तुम्हें नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगी। लेकिन मैंने तभी हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन ये मेरे पास क्यों भागती हुई आ रही है। तभी उस औरत ने कहा कि मेरी बेटी को किसी लड़के से बहुत पहले मोहब्बत हो चुकी थी। मेरी बेटी उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उस लड़के ने मेरी बेटी को धोखा दिया था। वह कई अमीर लड़कियों को अपने झांसे में फंसाता था। मैं बचपन से ही आज तक अपनी बेटी को बहुत नाजुक से पाला था। मेरी ये बेटी धोखा बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाई। एक रात वह लड़के के साथ फोन पर बात कर रही थी, वो झगड़ा कर रही थी, और झगड़ा करते करते जैसी वह सीढ़ियों से उतरने ही वाली थी, तभी उसका पांव फिसल चुका था, जिसकी वजह से उसे काफी चोट भी लग चुकी थी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरी बेटी रुबीना की दिमागी हालत जो है अब काफी कमजोर हो चुकी है। दिमाग पर चोट लगने की वजह से वह अपना पास्ट भूल चुकी है और वह अपने आप को एक 10 साल की छोटी बच्ची समझती है। अपनी जवान बेटी की हालत मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं देखी जाती थी। मैंने इसके लिए कई बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन सब ने मुझे एक ही बात कही कि रुबीना को हमेशा आपको खुश रखना पड़ेगा, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ेगा, ताकि वह अपने दिमाग में कोई तरीके का स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले, और मेडिसिन इसके साथ साथ चलती रहेगी तो जल्द ही इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे अक्सर ऑफिस का काम भी करना पड़ता था। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगी तो आखिर कैसे चलेगा। इसी वजह से मैंने अपनी बेटी की देखभाल के लिए कई नौकर चाकर लगा कर भी रखे थे, लेकिन मेरी बेटी की दिमागी हालत कमजोर होने की वजह से वह लोग इसका फायदा उठाने लगे थे। मेरे ऑफिस चले जाने के बाद वह इसे मारा पीटा करते थे, इसे भूखा रखते थे, जिसकी वजह से रुबीना की हालत पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैं यह सब देखकर परेशान हो चुकी थी। मैंने उस वक्त ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। अक्सर मेरी बेटी बाहर घूमना पसंद करती थी, इसी वजह से मैं उसे खुद अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर जाया करती थी। लेकिन तभी एक दिन रास्ते पर उसे तुम दिखाई दिए और वह तभी जिद करने लगी कि उसे तुमसे बैलून चाहिए। हालांकि मैंने उसे कहा भी था कि मैं तुम्हें कहीं और से अच्छे बैलून दिलवा दूंगी, लेकिन उसे सिर्फ तुमसे ही बैलून खरीदने थे। मुझे लगा था कि बाद में मैं बैलून खरीद कर उसे दे दूंगी, लेकिन उसके बाद तो रुबीना की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह बहुत ही ज्यादा जिद करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। खाना भी उसने छोड़ दिया था।
इसी वजह से मैं रोज तुमसे बैलून खरीद कर रुबीना को दिया करती थी। डॉक्टरों ने मुझे सावधान कर दिया था कि रुबीना अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर ना ले, नहीं तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन तभी एक दिन फिर से रुबीना कहने लगी कि उसे बैलून वाला लड़का घर पर चाहिए, ताकि वह जब चाहे उससे बैलून खरीद सके। हालांकि मैंने मना किया, कहा कि मैं तुम्हें खुद उस लड़के के पास ले जाऊंगी, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा जिद करने लगी। इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तुम्हें रुबीना की देखभाल के लिए रख लेती हूँ, जिसके बदले में तुम्हें काफी अच्छी कीमत भी दूंगी। और जब रुबीना को गुब्बारे चाहिए होंगे तो तुम उसे लाकर दे देना। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे और जल्द ही जल्द ठीक हो जाए। उस औरत की बातें सुनकर मुझे दिल ही दिल में काफी तकलीफ भी हो रही थी। वाकई उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ था। मुझे इस काम से कोई भी एतराज नहीं था, लेकिन जब उसकी पागल बेटी को देखा तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगने लगा। कहीं ये पागल लड़की गुस्से में आकर मुझे ही कोई चोट ना पहुंचा दे। लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं यह काम करने के लिए भी तैयार था। इसी वजह से मैंने उस औरत की बात को मान लिया। उस औरत ने रुबीना के खाने से लेकर उसके खिलौने से लेकर हर एक चीज मुझे अच्छे से समझा दी थी कि उसे क्या पसंद है, और जब वह गुस्सा करती है तो उसे किस तरीके से शांत करना चाहिए। कुछ दिन के अंदर ही मैं अच्छे से हर एक बातें समझ चुका था। लेकिन उन दौरान मैंने एक बात नोट की थी कि अक्सर रुबीना मुझे छुप छुप कर देखा करती थी, लेकिन मैं अक्सर उसे पागल समझकर उसकी हरकतों को इग्नोर कर दिया करता था। अब कुछ दिन के बाद से वह औरत अपने काम पर जाने लगी। अब घर पर मैं और रुबीना ही रहते थे। मैं रुबीना को टाइम पर खाना खिला दिया करता था, लेकिन उसके बाद वह फिर से जिद करने लगती कि उसे गुब्बारे चाहिए। मुझे उस औरत ने एक कमरा अलग से दे रखा था, जहाँ पर मैंने पहले से ही रुबीना के लिए कई सारे गुब्बारे खरीद कर रखे थे। मैं तुरंत वह सारे गुब्बारे लेकर आता और तभी रुबीना मुझसे गुब्बारे खरीदने लगती। हालांकि इसके बदले वो मुझे पैसे भी देती थी, लेकिन मैं इनकार करता था। लेकिन रुबीना जैसा कहती थी मुझे वैसा ही हमेशा करना पड़ता था। अगर मैं ना भी कर देता तो इस बात से रुबीना बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती। उस वक्त उसे संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। रुबीना कभी हाथ पकड़कर जिद करती कि उसे बाहर में घुमाने के लिए लेकर जाऊं। उस वक्त मैं उस औरत को फोन करके ये बातें बताता तो वह कहती तुम्हें ध्यान से लेकर जाना होगा, जल्द ही वापस आना। अब मैं रुबीना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता। हम दोनों एक पार्क में जाते जहाँ पर बच्चों के झूले लगे थे। रुबीना झूलों पर झूला झूल कर काफी खुश हो जाती। अक्सर वह मुझे कस कर पकड़ लेती। रुबीना के पकड़ने से मुझे बार बार अजीब सा एहसास होने लगता, लेकिन मैं बार बार इस बात को इग्नोर कर देता। मैं रुबीना का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख रहा था, जिससे वह औरत अच्छे से देख पा रही थी। इसी वजह से उसने खुशी में मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। अब वो औरत मुझसे कहने लगी कि मैं उसके बंगले में ही रहकर रुबीना का ख्याल रखूं। मैंने अपने परिवार वालों को भी कह दिया था कि मैं काम के सिलसिले से बाहर रहता हूँ और कभी कदार घर पर आता जाता रहूंगा। इस बात से घर वालों को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं उनके खर्चे उठा रहा था, उनकी जरूरतों को पूरा कर पा रहा था। दूसरी तरफ रुबीना सारा दिन घर पर मेरे आगे पीछे रहती। कभी जिद करती कि उसे गुड्डा गुडियों का खेल खेलना है। मैं उसकी खुशी की खातिर वैसा करता। अब रुबीना को टाइम टाइम पर दवा दिया जा रहा था। महीने में एक दिन डॉक्टर से उसका चेकअप भी करवाने के लिए लेकर जाया जाता था। उस औरत को अक्सर काम के सिलसिले से मीटिंग के लिए दूसरे शहर भी जाना पड़ता। उन दिनों वह मुझ पर ही भरोसा करती। मैं बहुत ही ज्यादा ईमानदार लड़का था। उन दौरान रुबीना जिद करने लगी कि वह मेरे साथ रात को सोएगी। इस बात पर मेरे पसीने छूटने लगते। रुबीना की माँ को भी मैं फोन नहीं कर सकता था, क्योंकि इस वक्त वह गहरी नींद में सो रही होगी। दूसरी तरफ रुबीना ने जिद पकड़ ली। अगर मैं जिद ना पूरी करता तो फिर से वह चीखने चिल्लाने लगती। मजबूरी में आकर मैं रुबीना की बात को मान लिया। हालांकि मैं खुद उसके साथ उसके कमरे में आकर लेट चुका था और उसके बीच में मैंने एक तकिया भी रखा था। लेकिन उस वक्त रुबीना गहरी आंखों से बार बार मुझे देख रही थी। उसके देखने का अंदाज मुझे कुछ अलग सा लग रहा था, जिसे मैं लफ्जों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रुबीना जब गहरी नींद में चली जाती तो मैं उठकर सोफे पर जाकर सो जाता।
दिन भर रुबीना की देखभाल करने की वजह से मैं काफी थक कर चूर हो जाता था और पूरी गहरी नींद में चला जाता। लेकिन तभी रात के अचानक रुबीना आकर मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगती। मैं गहरी नींद में होने की वजह से मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता। जब मैं अपनी आंखें खोलता तो रुबीना मेरे सामने आकर खड़ी रहती। जब मैं उससे पूछता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई चीज की जरूरत है, तो उस वक्त रुबीना हड़बड़ा सी जाती। रुबीना के हड़बड़ाने की वजह से उस वक्त मुझे ऐसा एहसास होता कि रुबीना बिल्कुल भी पागल नहीं है। लेकिन बार बार मैं इसे अपना वहम समझकर अपने दिमाग से इन बातों को निकाल दिया करता था। अब रुबीना रोज यही करती, मेरे साथ रात को सोने की जिद करती। कुछ दिन के बाद जब वो औरत वापस आई तो फिर से रुबीना को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। डॉक्टर ने कहा कि रुबीना की पहले के मुकाबले तबीयत जो है वह ठीक हो रही है, वह धीरे धीरे बेहतर हो रही है। आप इसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते रहिए। इस बात से वह औरत बेहद खुश हो चुकी थी। लेकिन घर आते ही रुबीना ने एक और जिद पकड़ ली थी, और वह एक ऐसी जिद थी जिसे मेरे लिए पूरा कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। रुबीना जिद करने लगी कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। इस बात से उसकी माँ और मैं दोनों ही हैरान रह चुके थे। रुबीना की माँ ने कई बार इन बातों को टाला भी, लेकिन अब रुबीना ने पूरे तरीके से जिद पकड़ ली और उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इस जिद में इतनी पक्की हो चुकी थी कि उसने दवाई लेनी भी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे रुबीना की जो तबीयत थी वह खराब होनी शुरू हो चुकी थी। जब डॉक्टर को रुबीना का चेकअप करवाया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि रुबीना जैसा चाहती है आप हाल फिलहाल वैसा ही करें। अब रुबीना की माँ के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। एक दिन मैं शाम को चाय बनाकर उस औरत को दे रहा था, तभी वह औरत मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। रोते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारी मजबूरी का बहुत फायदा उठा चुकी हूँ। यह बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम्हें सिर्फ पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से तुम मेरी पागल बेटी की देखभाल करते आ रहे हो। लेकिन आज मैं फिर से तुमसे कुछ मांग रही हूँ। प्लीज तुम मुझे इनकार बिल्कुल भी मत करना। यह बात मैं अच्छे से जानता था कि वह औरत आज मुझसे क्या कहने वाली है। तभी उस औरत ने कहा, तुम जानते हो कि मेरी बेटी ने कई दिनों से जिद पकड़ी है कि वह तुमसे शादी करना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करो। कहीं न कहीं तुम्हारे आ जाने से उसकी तबीयत बेहतर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं उसकी इस जिद को अब न पूरा करूंगी तो शायद मैं अपनी बेटी को खो सकती हूँ, क्योंकि उसने खाना और दवा दोनों ही छोड़ दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी कोई अच्छे लड़के से करवाना चाहती थी, लेकिन अब मैं बेटी की जिद के आगे कमजोर पड़ चुकी हूँ। उसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बेटी से शादी करने के बदले पूरे तुम्हें 5 लाख दूंगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। लेकिन मैं पागल लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी नरक बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। उस औरत ने मेरे सामने आकर हाथ जोड़ दिए, कहा कि तुम इनकार बिल्कुल मत करना। लेकिन मैंने उस वक्त उस औरत से कुछ दिन का वक्त मांगा और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको सोच समझकर जवाब दूंगा। यह कहकर मैं उसके बाद अपने घर चला गया। घर वाले मुझे इतने महीनों के बाद देखकर बेहद खुश हो चुके थे, लेकिन अब मुझे घर पर रहकर भी बार बार चिंता सताती। तभी माँ मुझे कहने लगी कि तुम्हें बाकी भाई बहनों की शादी करवानी है, क्योंकि उनकी भी शादी करने की उम्र हो चुकी है। और तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम शादी कब करोगे, अब तो तुम अच्छा कमाते हो। शादी की बात सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे। अब आखिर मैं उन्हें क्या बताता। मेरे माता पिता भी कभी नहीं चाहेंगे कि एक पागल लड़की से मैं शादी करूं, लेकिन मैं अपने परिवार वालों को अच्छी और बेहतर जिंदगी देना चाहता था। इसी वजह से मैंने उस औरत की बात को मान लिया। कुछ दिन घर पर वक्त बिताने के बाद मैं बंगले पर वापस गया और उस औरत ने मुझसे जवाब पूछा। मैंने उसे हाँ में जवाब दिया, हालांकि मैं अपने परिवार वालों को नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि जब वक्त आएगा तब बता दूंगा। तभी दूसरे ही दिन उस औरत ने बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी अपनी पागल बेटी के साथ करवा दी। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी मानो अब नर्क बन चुकी हो। अब मैं जिसमें घुट घुट कर जीऊंगा। यह सब मैंने सिर्फ अपने परिवार की खातिर किया था। मेरी सास ने मुझे मेरी पत्नी के कमरे में भेज दिया।
मेरा कमरे में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वह पागल पत्नी रात को पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। मुझे इस वक्त काफी डर लग रहा था। जैसे ही कमरे में गया तो वह एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर बैठी थी। मेरे पास कुछ लफ्ज नहीं थे क्योंकि उसकी दिमागी हालत तो खराब थी। मैं उससे क्या बात करता। मैं बगल में बैठा रो रहा था। तभी उसने अपना घूंघट उठाया। कहने लगी कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जब उसने सवाल किया तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं बस गहरी आंखों से देख रहा था। मन ही मन सोचने लगा, ये पागल है या ठीक है। अभी मैं इसी दुविधा में था कि तभी कहने लगी, जो सोच रहे हो वह सच है। मैं पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ। उस वक्त मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने तभी उसे पकड़कर पूछा, तुम ये क्या बोल रही हो। कहने लगी कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैं बस अपनी माँ के सामने पागल होने का नाटक कर रही थी। उस वक्त मुझे बहुत ही तेज गुस्सा आया कि इतने महीनों से ये मुझे इतना परेशान क्यों कर रही थी। तभी मेरी पत्नी कहने लगी, तुम्हें भी आधी अधूरी बात मालूम है। मैं सीढ़ियों से गिरी थी, सर पर चोट भी लगी थी, याददाश्त भी जा चुकी थी। लेकिन जब धीरे धीरे याददाश्त वापस आई तब मैं बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माँ मेरी शादी अपनी सहेली की बेटे के साथ पक्की करेंगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने ये नाटक किया। यह बात सुनते ही मैंने कहा कि वह बात तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की। तभी मेरी पत्नी ने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मेरा ख्याल रखते थे, मेरी हर एक छोटी चीज़ों को पूरा करते थे, मेरी जिद को पूरा करते थे। मुझे धीरे धीरे तुमसे मोहब्बत हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि तुमने ये शादी मजबूरी में की है, लेकिन मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन अच्छे से जानती थी अगर मैं अपनी माँ को कहती तो माँ इस बात को बिल्कुल भी पसंद ना करती। माँ मेरी शादी बिल्कुल न तुमसे होने देती। इसी वजह से ये सारा खेल रचा मैंने। शादी की रात अपनी पत्नी के मुंह से सारी बातें सुनकर उस वक्त चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। मैंने एक लंबी सी सांस ली, भगवान का शुक्रिया किया कि मेरी शादी पागल लड़की से नहीं हुई, मेरी पत्नी ठीक है। लेकिन तभी मैंने अपनी पत्नी से सवाल किया कि आखिर तुम ये पागल होने का नाटक कब तक करती रहोगी। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, वह तुम्हारे लिए काफी परेशान रहती है। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि वह जल्द ही इस नाटक को भी खत्म कर देगी, लेकिन हमें उससे पहले कुछ महीने तक यही नाटक करना पड़ेगा, जब तक मैं माँ नहीं बन जाती। ये सुनते ही मैं शर्मा चुका था, लेकिन मेरी पत्नी ये बोलते हुए बिल्कुल शर्मा नहीं रही थी, बल्कि वह तो बेताब हो रही थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया। पत्नी का प्यार देकर मैं भी बेकाबू होने लगा। अब मैं रोज सुबह उठकर अपनी सास के सामने दिखावा करता। जब सास काम पर चली जाती तब हम दोनों पति पत्नी खूब एंजॉय करते। तभी हमें एक दिन खबर मिली कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। इस बात से दोनों खुश थे। तभी मेरी पत्नी ने सास के सामने बेहोश होने का नाटक किया। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो मेरी पत्नी सब कुछ पहचानने लगी। डॉक्टर ने कहा कि इनकी याददाश्त वापस आ चुकी है। इस बात से मेरी सास बेहद खुश हो चुकी थी। सबसे पहले उन्हें खुशी में आकर मुझे बधाई दी और कहा कि सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है। तभी मेरी सास को यह खबर भी मिली कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। इस बात से सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब दिन रात मेरी सास अपनी बेटी की देखभाल करने लगी ताकि उसे कोई चीज़ की परेशानी बिल्कुल ना आए। दूसरी तरफ मैं अपने घर वालों को बता दिया था कि मैं एक अमीर घर की लड़की से शादी किया हूँ। इस बात से मेरे घर वाले बेहद खुश हो चुके थे। वह कभी कभार मुझसे घर पर मिलने के लिए आया करते। इसी तरीके से पूरे 9 महीने के बाद मेरी पत्नी ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब हम दोनों ही पति पत्नी खुशी खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगे। सो दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान जो करता है वह अच्छे के लिए करता है। हमें जिंदगी में कभी भी निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।